नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वक्फ कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कड़े सवाल पूछे। कहा कि एक्ट के ज्यादातर प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन 3 प्रोविजंस पर सरकार को सफाई देनी होगी। वक्फ कानून का विरोध करने वालों से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया कानून किस तरह से मुसलमानों के बुनियादी हकों का हनन करता है। सरकार से कोर्ट ने कई सवाल पूछे, जैसे कलेक्टर को इतने अधिकार क्यों दिए गए, वक्फ बाय यूजर प्रोविजन खत्म करने का क्या असर हो सकता है। इन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। मोटी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के आज के रुख से मुस्लिम संगठनों के नेता बहुत खुश नजर आए। अमानतुल्लाह खां, जियाउर रहमान बर्क, मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद से लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद बद्दी तक तमाम नेताओं ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट के उन प्रोविजंस पर रोक लगा देगा जिन पर मुस्लिम संगठनों को एतराज है। वक्फ बोर्ड पर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और इस पर सियासी जंग बंगाल में दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने आज मौलानाओं से मुलाकात की। कहा कि मुसलमानों ने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया था, लेकिन अब ये दोनों नेता सत्ता के लालच में बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। ममता ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को क्या जवाब दिया और आज मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा कैसे भड़की, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि आज वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार से क्या क्या सवाल पूछे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 पिटीशन फाइल की गई हैं। ज्यादातर विरोध में है, कुछ पक्ष में है। आज सभी पिटीशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। वक्फ एक्ट के खिलाफ तर्क पेश करने के लिए कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी, संजय हेगड़े और निजाम पाशा जैसे तमाम बड़े बड़े वकील मौजूद थे। पिटीशनर के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट में पहुंचे। विरोध करने वालों का सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि नया वक्फ एक्ट मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है और मुसलमानों से भेदभाव करता है। यह कानून असंवैधानिक है, इसलिए इसे लागू करने पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसके बाद बेंच ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों जैसे कुछ प्रोविजंस पर सरकार के स्पष्टीकरण की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार से पूछा, वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने का क्या मतलब है? क्या सरकार मुसलमानों को मंदिरों के बोर्ड में शामिल करने की इजाजत देगी? और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन खत्म करने का क्या असर होगा? जिन प्रॉपर्टीज को कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, क्या नए कानून के तहत उन्हें भी डी नोटिफाई किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टीज वक्फ के पास हैं, उनके पेपर्स वक्फ बोर्ड के पास कहां से आएंगे? इसके बाद जजेस ने कहा कि वो इस केस में इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिक्वेस्ट की कि वो इस मामले में कुछ और दलीलें रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मामले पर डे टू डे बेसिस पर सुनवाई कर सकती है और इसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में कल फिर सुनवाई का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से मुस्लिम पक्ष के लोग बहुत संतुष्ट नजर आए। ज्यादातर लोगों ने कहा उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, वक्फ एक्ट पर रोक लगा देगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें
इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने भी वक्फ कानून के खिलाफ पिटीशन डाली है। मोहम्मद जावेद ने कहा, जिस तरह संविधान पर हमला हो रहा है, जिस तरह मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उस पर लगाम लगेगी और कोर्ट कल इस मामले में उनके फेवर में फैसला सुनाएगा। जिस इरादे से और जिस उम्मीद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, हमें बड़ी खुशी है और उम्मीद है कि कल फैसला हमारे पक्ष में होगा। आज भी जो इंटरेक्शन था, जो उनके तरफ से इनपुट था, बहुत पॉजिटिव था। हमें यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है उस पे रोक होगा। तो आप आखिरी क्या बोला, मैंने कल कंटिन्यू सुनना? कल उन्होंने कहा कि शायद 2 बजे का वक्त दिया उन्होंने कि आधा घंटा और सुनेंगे, जिनको और कुछ कहना हो, कुछ अपने पॉइंट्स रेज करना हो, सुनेंगे। उसके बाद फिर वो अपनी जो जजमेंट है या जो फैसला है आगे का क्या कोर्स रहेगा उस पर बताएंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संविधान ने आम आदमी को जो अधिकार दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका कस्टोडियन है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इन सारी बातों का ख्याल रखेगा और इस कानून पर रोक लगा देगा। यकीनन काफ़ी सख्त टिप्पणी भी की है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जो हम इसी उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करें। कांग्रेस भी नए वक्फ कानून का खुलकर विरोध कर रही है और इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया है। आज कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार ने जिस तरह मनमानी करके वक्फ का नया कानून बनाया है, वो इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और इसे वापस कराकर ही मानेंगे। देखिए, ये लड़ाई हमारा अधिकार है कि हमारे जहाँ तक कानून हमें, संविधान हमें इजाज़त देता है, हम उस हद तक लड़ाई को लड़ें। और जब हम संविधान को बचाने की इस लड़ाई के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारा मानना यह है कि इसके अंदर कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है जो मुमकिन नहीं, और जो मूल भावना है संविधान की, राइट टू इक्वलिटी की, वो पूरी तरीके से इसके अंदर ध्वस्त हो गई। इस केस में सबसे पहली पिटीशन जमीयत उलमा हिंद की तरफ से फाइल की गई थी, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के रुख पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सबसे ज़्यादा जोश में नजर आए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का रुख इंसाफ की उम्मीद दिखाता है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अमन का रास्ता साफ करेगा, फैसला उनके हक में ही आएगा। हम कहते हैं कि ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज़ है, हम किसी मजहबी चीज़ में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। मैं इसको बड़ी खुशी के साथ कबूल करता हूँ कि कल फिर 2 बजे इस सिलसिले के अंदर बहस होगी। मगर जिस तरफ जो रुख चल रहा है, मेरे नज़दीक वो रुख बहुत अच्छा रुख है और इंशाअल्लाह ये मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखने के लिए अक़लियत और अक्सरियत दोनों के लिए मुफीद तरीन साबित होगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने जमीयत उलमा को ये सुरखरूई अता फरमाई है कि सबसे पहले कानून के ऊपर बहस करने के लिए उन्हीं के वकील आए हैं और दूसरे हमारे अहबाब हैं, हिंदू और मुस्लिम जो इसके अंदर शरीक हुए हैं। हम उन सब को कदर की नज़र से देखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ के अंदर मुल्क में बसने वाले मुसलमान और हिंदुओं को सबको सुरखरूई अता फरमाए। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जिस रुख के ऊपर चल रहा है, इन हालात के अंदर जब नफ़रत के आग
जल रही है और जलाई जा रही है। सही रुख के ऊपर चलकर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टैंड लिया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ बहुत बड़ा कीमती मौक़िफ़ है और हम इस लोगों को चैन और सुकून का सांस लेने देगी। लेकिन जो पिटीशन वक्फ एक्ट के सपोर्ट में फाइल की गई है, उसकी पैरवी करने वाले वकीलों ने कहा कि नया कानून न तो असंवैधानिक है, न ही किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सवाल पूछे हैं उन पर सरकार संतोषजनक जवाब देगी, इसलिए उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ एक्ट के फेवर में आएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। वक्फ का कानून जिन लोगों ने चैलेंज किया है, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा देगा, लेकिन पिटिशनर को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ लड़ने वालों के कंसर्न को एड्रेस किया। ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट कल वक्फ कानून पर इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है और यह आदेश मोटे तौर पर 3 इश्यूज पर हो सकता है। एक तो वक्फ में नॉन मुस्लिम्स के अपॉइंटमेंट पर, दूसरा वक्फ के नए कानून में कलेक्टर के रोल और अधिकारों पर, और तीसरा वक्फ की प्रॉपर्टी डी नोटिफाई करने के सरकार के अधिकार पर। लेकिन अभी तो बहस का शुरुआती दौर है। इस केस में बहुत सी पिटीशंस हैं। मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग पिटीशनर्स हैं। बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव शक्दर, संजय हेगड़े, हुजैफा अहमदी, राजीव धवन, ये सब बड़े धुरंधर वकील हैं। इन सब की बात कोर्ट को सुननी होगी। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर 40,000 से ज़्यादा डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। इनमें से 10,000 केस तो मुसलमानों ने फाइल किए हैं और वक्फ पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कब्जे का आरोप लगाया है। बाकी 30,000 केसेस सरकारी संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के हैं। सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के कई केस हैं। इसलिए सुनवाई लंबी चलेगी। और एक प्रॉब्लम यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, वो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। आज उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस BR गवई का नाम सरकार को भेज दिया। अब एक सवाल यह है कि अगर 13 मई तक सुनवाई पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्या नई बेंच पूरे केस को फिर से सुनेगी? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया। पश्चिम बंगाल में वक्फ के कानून को लेकर हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो हिंसा करने का क्या मतलब। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। आज फिर मुर्शिदाबाद में दुकानें जलाई गई। आज फिर घरों पर पथराव हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया है। असल में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में मौलानाओं और इमामों का सम्मेलन बुलाया था। पूरे बंगाल से मौलानाओं को बुलाकर उनसे मुलाकात की
सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में यह प्रोग्राम हुआ। ममता ने कहा, लोग दावा कर रहे हैं कि दंगा करने वाले बांग्लादेशी थे, बॉर्डर पार से आए थे, लेकिन बॉर्डर पर तो बीएसएफ है, केंद्र सरकार की फोर्स है, इसमें उनकी सरकार का कोई रोल नहीं है। फिर ममता ने कहा, असल में बीजेपी ने ही बंगाल को बदनाम करने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए दंगों की साजिश रची, फेक वीडियो फैलाए, लेकिन वो बीजेपी की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगी। কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। तो आपने क्यों अलाउ किया, क्यों अलाउ किया, क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। हम जब तक रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। फेक न्यूज छड़ाते हैं, फेक वीडियो दिखाता है और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। साफ होना चाहिए। क्या सोचता है? मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछे से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है। और इसके बाद ममता ने सियासी दांव खेला, एनडीए के सहयोगी दलों पर हमला किया। ममता ने कहा कि वक्फ एक्ट एक तरह का संविधान संशोधन है, इसलिए इसे 3/4 बहुमत से पास करना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से वक्फ एक्ट सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लिया। ममता ने मुसलमानों से कहा, उन्होंने तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया था, अब ये दोनों बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसे नेताओं का मुसलमानों को बॉयकॉट करना चाहिए। अगर वॉकआउट एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वॉकआउट प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वॉकआउट बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद की हिंसा का जिक्र करते हुए ममता पर अटैक किया था। कहा था दंगाइयों का एक ही इलाज है, डंडा। योगी ने कहा था लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ममता को इन भूतों के साथ सिंपैथी है। योगी की यह बात ममता को बहुत बुरी लगी। आज उन्होंने योगी को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। ममता ने कहा योगी कुछ भी बोलते हैं, यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है और वो दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं।
जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। ममता बनर्जी को जवाब दिया बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु ने कहा योगी ने अभी तो सिर्फ बयान दिया, अब योगी को बंगाल में आकर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए डंडा चलाना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने कल एक प्रोग्राम में मुसलमानों से कहा था कि वो बंगाल में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, दिल्ली जाकर विरोध करें ताकि वक्फ एक्ट जिस केंद्र सरकार ने बनाया है उसके सामने अपनी बात कही जाए। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कट्टरपंथी दिल्ली जाकर देख लें, रास्ते में यूपी पड़ता है, वहां योगी बाबा मिलेंगे, सबका दिमाग ठीक कर देंगे। जो बच्चे खुचे दिल्ली पहुंच गए तो वहां अमित शाह की पुलिस मिलेगी। जोगी जी कल डंडा दिखाया ना, कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। बंगाल से दिल्ली जाने को कह रही है मौलानाओं को प्रदर्शन के लिए। जाने बोली है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा, जाइए ना। जोगी आदित्यनाथ जी है और दिल्ली का पुलिस का अमित शाह जी का हाथ में है। चूंकि ममता ने नीतीश कुमार पर अटैक किया इसलिए जेडीयू की तरफ से भी जवाब आया। राजीव रंजन सिंह ने कहा ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा और वो दूसरों को नसीहत दे रही हैं। राजीव रंजन ने कहा ममता वोट के लिए बंगाल में कट्टरपंथियों को प्रोटेक्शन देना बंद करें, हिंदुओं की रक्षा करें। नीतीश कुमार को ममता की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की है, उनकी नाकामियां जिस तरह से प्रशासन को संभालने की रही है। आज गृह युद्ध के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में लगातार इन 20 वर्षों के शासनकाल में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी दंगे नहीं हुए। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध, सबको समान भाव से नीतीश कुमार जी ने देखा है और सबके लिए कल्याण के कार्य किए हैं। और जहां तक वक्फ का सवाल है तो वक्फ पर केवल सियासत ममता जी कर रही है। इसके बाद माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी ममता पर अटैक किया। रिजिजू ने कहा ममता के भड़काऊ भाषण के कारण बंगाल के हालात खराब हुए हैं, ममता के कारण कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा है और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। रिजिजू ने कहा ममता जिस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। Now law and order is a state subject. Now the chief minister herself in West Bengal says that she will not accept and will not implement this act in her state. That will be construed as defying
the constitutional spirits, and also at the same time instigating the people. The violence which had happened in Murshidabad and other parts of West Bengal, and we do sporadic incidents elsewhere. These are the result of these, unmindful political statements given by Mamata Banerjee and some of the political leaders, which is condemnable. I fail to understand that sitting in such high position, undermining her own position. Now, for example, the violence in West Bengal. Who has to contain the violence? The state government herself. Now, the person who is in charge of the law and order situation in the state herself is fueling this kind of violence, leading to death of innocent people. Why do you say she's fueling it? What is she doing? She is openly saying that she doesn't accept the law. पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर मैंने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सुने हैं। किसी ने कहा बीजेपी के इशारे पर बांग्लादेश से लोग आए और हिंसा करके भाग गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंसा करने वाले बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं। किसी ने कहा हिंसा करने वाले अच्छी खासी हिंदी बोल रहे थे, बीजेपी बिहार से ट्रक भर भर कर लाई और दंगा करवाया। अब इन लोगों से कोई पूछे कि जब बिहार से लोग ट्रकों में भरकर आ रहे थे, दंगा कर रहे थे, तो बंगाल की पुलिस को कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया, उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। बीजेपी के नेता भी कम नहीं है, शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ का डर दिखा रहे हैं। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, आग दोनों तरफ लगी है, उसे बुझाने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब इस आग में अपना अपना फायदा देख रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर है। नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के बाद कांग्रेस इसे बड़ा सियासी इशू बना रही है। आज देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, पटना, रांची, शिमला और भोपाल तक ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार पर बदले की राजनीति का इल्जाम लगाया गया। दिल्ली में आज सुबह से ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी के हेडक्वार्टर में इकट्ठा हो गए थे। इरादा ईडी के हेडक्वार्टर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का था, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोगों ने यहां पर नारेबाजी की, प्रोटेस्ट मार्च खत्म हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी ने ये चार्जशीट वक्फ बिल के विरोध से ध्यान हटाने के लिए दायर करवाई है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने अपनी अलायंस पार्टनर ईडी को एक्टिव कर दिया है। पहले 55 घंटे बुला के पूछताछ करना राहुल गांधी जी से, बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी को बुला के उनसे पूछताछ करना, और अब चार्जशीट के जरिए एक बार फिर से डराने की कोशिश है। जब पूरे देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता अधिवेशन के बाद आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीजें हैं। सिर्फ दो बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने शेर पढ़कर बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी शायराना जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 50 साल के राज के बाद भी कांग्रेस अपने अखबार को, अपनी विरासत को बचा नहीं पाई। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं की नीयत अखबार चलाने की नहीं, अखबार की आड़ में पैसा कमाने की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम पर एक परिवार के हवाले कर दिया गया, इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के नेताओं ने गड़बड़ी नहीं की तो फिर डर क्यों रहे हैं। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी
जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था? यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले। और इसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने हेराल्ड केस के कानूनी पहलू को एक्सप्लेन किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हेराल्ड केस में पूरी दाल ही काली है। जिस एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड में 5000 शेयर होल्डर थे, कांग्रेस ने उस कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी को एक परिवार की संपत्ति बना दिया। रविशंकर प्रसाद ने बताया, एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने एक प्राइवेट कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया ताकि उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए शुरू से ही विज्ञापन बटोरने और सरकारी संपत्ति हड़पने का जरिया था। अब जांच होगी तो सारे कारनामे सामने आएंगे, इसीलिए कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया। क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कैसे डिफेंड किया, यह भी मैं आपको सुनवा देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ईडी का केस बेबुनियाद है क्योंकि एजेएल और यंग इंडियन के बीच जो डील हुई वो कानूनी दायरे में हुई। जो कुछ हुआ नियम कानून के हिसाब से हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून का हवाला देकर बताया कि अगर यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए के बदले एजेएल के शेयर्स लिए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था और वो ये बात कोर्ट में साबित करेंगे। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया और एजेएल को एकदम दूर दराज की स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आईबीसी में जिसको हेयरकट कहते हैं, असाइनमेंट अलाउ होता है। जहां ऋण होता है 100 करोड़ का, असाइनमेंट होता है 10% में, 20% पे। वो तो बाहर के स्ट्रेंजर को हो जाता है, अलाउड है कानून में। यानी मेरा जो ऋण है, मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख में इनको ट्रांसफर कर, 10 लाख देंगे मेरे को, वो इस ऋण की हकदार ये हो जाएंगी। फिर ये इनको सू करेंगे, जितना मिलेगा इनको जाएगा। 10% 90% हेयरकट हो जाता है। इसमें तो बाहर का स्ट्रेंजर कोई था ही नहीं। एजेएल इतने दिनों से जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, अगर उसको डेट फ्री करना है एजेएल को, तो उसको कॉर्पोरेटाइज करके उसने ट्रांसफर किया 50 लाख पे। ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ डेट इज ए नोन फिनोमिनन इन लॉ। हाउ इज इट इलीगल? इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बात कही अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा वो पहले भी कह चुके हैं
और फिर कह रहे हैं कि सारे फसाद की जड़ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। कांग्रेस ने ईडी बनाई, अब कांग्रेस ही इसका खामियाजा भुगत रही है, इसलिए ईडी को खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हेडार से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। असल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई है उसे कांग्रेस के नेता बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने संगठन मजबूत कर लिया, इससे बीजेपी घबरा गई और ईडी को भेज दिया। कोई कह रहा है वक्फ कानून से ध्यान हटाने के लिए केस किया। किसी ने कहा बिहार में चुनाव है इसलिए नेशनल हेराल्ड का केस खोल दिया गया। मजे की बात है कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी और शेयर होल्डिंग के ट्रांसफर का केस तब फाइल हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कई साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अब जाकर चार्जशीट फाइल हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर इस फैक्ट को इग्नोर किया। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस पर खत्म नहीं हो जाती। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील के केस में आज लगातार दूसरे दिन 5 घंटे तक पूछताछ हुई। नोट करने वाली बात यह थी, आज सुबह जिस वक्त रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस में पहुंचे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। वाड्रा से ईडी ऑफिस में पूछताछ हो रही थी और प्रियंका रिसेप्शन पर बैठकर रॉबर्ट वाड्रा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आज दोपहर में रॉबर्ट वाड्रा को लंच ब्रेक दिया गया। उस वक्त प्रियंका उनके साथ निकली। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवाकर 10 गुनी कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी को बेचने का इल्जाम है। 2018 में इस मामले में हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी और बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ खत्म हो गई और ईडी ने उन्हें कल भी बुलाया है। अब खबर महाराष्ट्र से। नासिक में कल आधी रात के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पुलिस पर पथराव किया गया जिसमें 21 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। असल में हुआ यह कि नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल रात अचानक सात पीर दरगाह को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिया। क्योंकि हाईकोर्ट ने इस दरगाह को इलीगल करार दिया था, इसे तोड़ने का आदेश दिया था। नगर निगम ने दरगाह कमेटी को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर खुद ही दरगाह को तोड़ने को कहा। कल 15 दिन की मियाद पूरी हुई तो रात में दरगाह के पास बुलडोजर पहुंच गए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। जैसे ही खबर फैली सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने पुलिस पर हमला किया। दरगाह को हटाने के विरोध में करीब 1,500 की भीड़ अचानक जमा हुई। इस भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की जिसमें 4 अधिकारियों समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल छोड़े, तब जाकर हालात काबू में आए। पुलिस ने आज हमला करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर सातपीर बाबा दरगाह नामक एक दरगाह जिसे हटाने का माननीय हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है उन्होंने स्वयं में निर्णय लिया था कि इसको हम हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार हम स्वयं हटाएंगे। इसकी शुरुआत करने के लिए रात को तकरीबन 11:30 बजे प्रतिष्ठित नागरिक वहाँ पर आए हुए थे, ट्रस्टी वहाँ पे आए हुए थे। उसी समय उस्मानिया चौक के बाजू से एक जमाव वहाँ पे आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको समझाने के लिए दरगाह के ट्रस्टी और प्रतिष्ठित नागरिक वहाँ पर गए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उनसे भी वो हुक्म करने लगे। इसके बाद जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया।
इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहां से भगा दिया गया। रात में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन का एक्शन नहीं रुका। आज सुबह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दरगाह को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को गिरा दिया गया। इसके बाद दिन भर दरगाह के मलबे को हटाने का काम हुआ, लेकिन इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। दरगाह पर हुए बुलडोजर एक्शन पर वहां के बीजेपी विधायक देवयानी सुहास ने कहा, वक्फ बोर्ड ने 11 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करके दरगाह बनाई थी। इस दरगाह को हटाने की मांग कई बरसों से हो रही थी। अब हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देवयानी सुहास ने कहा, अब पुलिस को उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। दंगे की साजिश है। वक्फ बोर्ड ने भी ये जो दरगाह है उसके ऊपर अपना 7/12 पे नाम लगाने का काम भी किया था, लेकिन जब स्थानीय नागरिकों ने हमने आवाज उठाई तो वो जो 7/12 जो है वो कैंसिल करवाया गया और वहां की 11 एकड़ जगह पे उस इलाके की वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। तो इसकी वजह से उस इलाके के सारे नागरिक बहुत ही उनका इस बारे को विरोध था, उनकी भावनाएं तीव्र थी। लेकिन आज साजिद करके ये जो घटना दगड़ फेंकी की, पत्थरबाजी की और दंगल की जो यहाँ पे सदृश्यता की गई है, ये बहुत ही गलत है। उसका मैं पूरी तरफ से निषेध करती हूँ और इस घटना के पीछे जो कोई होगा उसका पुलिस प्रशासन ने उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की बात सुनवाता हूं। 7वीं दरगाह के डिमोलिशन को मुस्लिम पक्ष ने पूरी तरह से इलीगल बताया है। दरगाह के प्रवक्ता फहीम शेख ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी थी, इसीलिए रात के अंधेरे में बुलडोजर एक्शन की साजिश रची गई। इसके पीछे सिर्फ सियासत है। दरगाह कमेटी इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ये सिर्फ राजकीय दबाव के अंदर किया है, ये ना किसी को वो दरगाह से तकलीफ है, क्योंकि वहां पर जो सेवेकरी है, जो सेवा करते हैं, कोई एक समाज का नहीं है, हिंदू समाज के भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ब्राह्मण भी, इवन यानी ऐसे वहां पर सब समाज के लोग सेवा करते। ये सिर्फ कुछ राजकीय फायदा उठाने के लिए इनको करना था, इनको पता था। आज हमें हमारे दस्तावेज देख के माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें स्टे देने वाला है, तो ये जानबूझ के की हुई इलीगल तरीके की कार्रवाई और हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वापस से जाने वाले, जिन्होंने इलीगल तरीके से हमारी दरगाह को शहीद किया है, इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले। दरगाह लीगल है या इलीगल, ये बात सही है, इसका फैसला कोर्ट में होना चाहिए, ना कि सड़क पर। जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो लोकल कॉरपोरेशन 2-4 दिन रुक सकती थी, और रुक जाती तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। लेकिन मेरा कहना है कि डिस्प्यूट राजनीतिक हो या मजहबी हो, पुलिस पर हमला करने का हक किसी को नहीं है। पिछले दिनों हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पहले घायल हुए, क्योंकि हर सरकार पुलिस से संयम बरतने को कहती है, फोर्स का इस्तेमाल कम से कम करने को कहती है। शरारत करने वाले, दंगा करने वाले पुलिस की इस मजबूरी को जानते हैं, समझते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। इस पर अगर रोक न लगी तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आज बेंगलुरु से एक परेशान करने वाली खबर आई। बेंगलुरु के नशा मुक्ति केंद्र में एक शख्स को बेरहमी से सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने टॉयलेट साफ करने और वार्डन के कपड़े धोने से इनकार कर दिया। ये वीडियो बेंगलुरु से 30 किलोमीटर दूर नीलमंगला के एक प्राइवेट रिहैब सेंटर का है। इस सेंटर में नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए एक मरीज आया था। उसके साथ सेंटर के वार्डन और कर्मचारियों ने हैवानियत की और उनकी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में एक व्यक्ति कमरे के अंदर एक लड़के की बुरी तरह पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। कमरे में मौजूद कुछ लोग रिहैब सेंटर के मरीज हैं और कुछ सेंटर के कर्मचारी हैं। मरीज तो डरे सहमे खड़े हैं, लेकिन रिहैब सेंटर के कर्मचारी डंडे से पिटाई करने वाले का साथ दे रहे हैं। लड़का दर्द से कराह रहा है, वो इन लोगों से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी पिटाई करने वाला उसे छोड़ता नहीं।
इसके बाद कमरे में मौजूद कुछ लोग इस लड़के के हाथ पैर पकड़ते हैं और इसे फिर डंडे से पीटा जाता है। आज ये वीडियो सामने आया तो पुलिस ने जांच शुरू की। रिहैब सेंटर के वार्डन और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु रूरल के एसपी सी के बाबा ने बताया ये वीडियो पुराना है। वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो अब रिहैब सेंटर में नहीं रहता। उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी नहीं की, इसलिए मामला सामने नहीं आ सका। एसपी ने बताया अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस सेंटर में क्या पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। इस मामले के दो पहलू हैं। पहला, इस निजी रिहैबिलिटेशन सेंटर में आए एक मरीज को सजा देने के नाम पर पीटा गया है, जिसकी फुटेज अब सामने आ गई है। इस सेंटर का संचालक जो इस वीडियो में भी दिख रहा है, उसकी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो तलवार लहराते हुए बर्थडे मनाता हुआ दिख रहा है। ये घटना नेल मंगला के एक प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुछ दिन पहले हुई है। इसकी जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस ने केस दर्ज किया और इस सेंटर के मालिक को अरेस्ट कर लिया है। जो लोग रिहैब सेंटर चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी नशे की लत छुड़ाने की होती है, बिखरती जिंदगी को संवारने की होती है। जो लोग गलत रास्ते पर चले गए उनकी मदद करने की होती है। रिहैब सेंटर में पिटाई हो, टॉर्चर हो, ये पाप है। ऐसा जुल्म करने वालों को रिहैब सेंटर चलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए, जब वही लोग हैवानियत पर उतर आए तो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी हो जो दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बन सके। आज उत्तर काशी से जो तस्वीरें आई वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रील बनाने के शौक ने एक और महिला की जान ले ली। असल में एक महिला अपनी बेटी के साथ उत्तर काशी में भागीरथी नदी के किनारे मणिकर्णिका घाट पर गई। महिला खुद नदी के तेज बहाव में उतर गई और अपनी बेटी से वीडियो बनाने को कहा। बेटी वीडियो बना रही थी, उसी वक्त महिला का पैर फिसला और 2 सेकंड में वो नदी में समा गई। किनारे वीडियो बना रही बेटी मम्मी मम्मी चिल्लाती रही, लेकिन बेटी की पुकार का कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मां हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। इस छोटी सी बच्ची की ये मम्मी की आवाज़ दिल दहलाने वाली है। बार बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ रील बनाने के चक्कर में किसी माँ की, किसी बेटी की, किसी भाई की जान चली जाती है। रील बनाना बुरा नहीं है, रील बनाने के लिए जान की बाजी लगा देना गलत है। ये जीवन अमूल्य है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे रील बनाने के चक्कर में हाथ से न जाने दें। और जब ट्रेन में लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, बहुत जल्द आप चलती हुई ट्रेन में कैश विड्रॉ कर पाएंगे। रेलवे अब ट्रेन में एटीएम लगाने की योजना बना रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई और मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम इंस्टॉल किया गया है। ट्रेन के एसी चेयर कार कोच के बाहर पेंट्री के लिए बनाए गए स्पेस में एटीएम लगाया गया है। एटीएम की सुरक्षा के लिए शटर डोर भी है। पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम वाला यह कोच मनमाड की रेलवे वर्कशॉप में तैयार किया गया है। पंचवटी एक्सप्रेस मनमाड से मुंबई सीएसटी का सफर 4.5 घंटे में तय करती है। इस रूट पर यह ट्रेन बहुत पॉपुलर है, इसलिए एटीएम के ट्रायल के लिए इसे चुना गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद दूसरी ट्रेनों में भी एटीएम की सुविधा शुरू की जाएगी। पिछले 10 साल में हमारी ट्रेन की न सिर्फ शक्ल सूरत बदली है, न सिर्फ चाल बदली है, सर्विस भी इंप्रूव हुई है। ट्रेन में एटीएम एक अच्छा आइडिया है। एक आइडिया यह भी है कि लंबी दूरी की नई ट्रेन में एक डिब्बे को सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए। लोगों का टाइम पास होगा, फिल्मों को भी बढ़ावा मिलेगा। और वैसे भी हमारे देश में फिल्म थिएटर बहुत कम है, रेलवे इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और अब मैं आपको बताता हूं 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के T20 मैचेस के बारे में।
आईसीसी ने बताया कि ओलंपिक में 6 मेंस टीमें और 6 विमेंस टीमें क्रिकेट के मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगी। ओलंपिक के क्रिकेट मैच T20 फॉर्मेट में होंगे। LA ओलंपिक खेलों के क्रिकेट मैच फेयर ग्राउंड्स के मैदान में खेले जाएंगे। फेयर प्लेस के नाम से मशहूर यह ग्राउंड और कैंपस LA से करीब 40 किलोमीटर दूर पोमोना कस्बे में है। इससे पहले ओलंपिक में क्रिकेट के मुकाबले सिर्फ एक बार सन 1900 में पेरिस के ओलंपिक के दौरान हुए थे, लेकिन LA में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वाश के मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। ओलंपिक खेलों में 128 साल बाद क्रिकेट की जो वापसी होने जा रही है वो भारत के लिए अच्छी खबर है। इससे पहले 2010, 2014 और 2023 के एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था। फिर 2022 में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें भी क्रिकेट मैच हुए। अब ओलंपिक में T20 मैच हो रहे हैं। T20 में भारत की टीम दुनिया में नंबर 1 है। IPL ने भी बहुत सारे यंग टैलेंट को सामने लाने में मदद की है और उम्मीद है कि 2028 के ओलंपिक में T20 में टीम इंडिया गोल्ड मेडल लेकर आएगी।